हेलो दोस्तों, तो वेलकम है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम जानेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। जब हम बोलते हैं कि लाइट का पार्टिकल नेचर है तो उससे हमारा क्या मतलब है। बस एक चीज़ याद रखना कि जब भी हम बोलते हैं पार्टिकल नेचर, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ फोटोन। ठीक है, फोटोन को हम एज अ पार्टिकल ट्रीट करते हैं। तो अभी हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं कि सिंस द वेव नेचर ऑफ लाइट कुड नॉट ऑफर एनी सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन, जो लाइट का जो आपका वेव नेचर था ना, उसकी वजह से आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कुछ नहीं बता पाते थे। ठीक है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड while considering the wave nature of light. ठीक है, so Einstein arrived at an important result that the light has got a particle like behavior. ठीक है, तो Einstein arrived at the result जिसके तहत ये पता चला कि जो लाइट होती है इसका पार्टिकल लाइक बिहेवियर होता है जब ये एक मैटर के साथ, एक मतलब नहीं, मतलब मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है। ठीक है, सो आइंस्टीन के हिसाब से द लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड विद अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, ये चीज़ हमारे ध्यान में रखने वाली बात है कि एनर्जी और जो मोमेंटम है उसका एक डेफिनेट अमाउंट होता है। ठीक है, ये जो लाइट होती है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लाइट है, लाइट इज कंसिस्टिंग ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, लाइट में कुछ पार्टिकल होते हैं जिनको आप फोटोन बोलते हो, जो आगे ये बताया गया कि दैट दिस पार्टिकल आर नोन एज फोटोन। और इन फोटॉन्स की खासियत क्या होती है कि दैट दे हैव गॉट अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, एनर्जी और मोमेंटम इनका डेफिनेट होता है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि अब फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, और उस एनर्जी के पैकेट की जो एनर्जी है दैट इज गिवन बाई ई इज इक्वल्स टू एच न्यू। दैट मीन्स जो इसकी एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। आपके जो फोटोन है, फोटोन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। और जिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से ये जुड़े हैं, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, उसको आप बोलते हो एच, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है आपकी 6.62 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। अगर आपसे पूछे व्हाट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, बेसिकली इट इज अ रिलेशन बिटवीन द एनर्जी पोजेस्ड बाय द फोटोन एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसके बीच में जो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है दैट इज बीइंग गिवन बाय द प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि ई जो होता है आपका एच न्यू के बराबर होता है, इसको न्यू बोलते हैं, एन यू, न्यू। ठीक है, मैं न्यू बोलूंगा और आपको यू सुनाई देगा तो कंफ्यूज मत होना, इट इज़ न्यू। ठीक है, सो आपने एक बेसिक इक्वेशन ये भी पढ़ी होगी कि कोई भी वेव होती है ना, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है और वेवलेंथ लैम्डा है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट उस वेव की, ठीक है, क्या होती है, स्पीड होती है। ठीक है, उसकी आपको वेलोसिटी होती है। सो सी इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, आपको पता है। और यहाँ पे आपकी सी की वेलोसिटी क्या, सॉरी, सी की वैल्यू क्या होती है, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, सी जो होती है आपकी लाइट की स्पीड होती है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, ये ध्यान में रखने वाली बात है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे हम लोग आते हैं, हमने ये तो देख लिया कि E इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है। ठीक है, जहाँ पे एच आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, और न्यू की जगह आप क्या रख सकते हो, सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि यहाँ से जो मैंने आपको बताया था, या आपको पहले खुद पता भी होगा ये चीज़, कि जो न्यू होगा दैट इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो वही सी अपॉन लैम्डा उठा के हमने यहाँ पे रख दिया और हमारी ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी है आपकी, आपकी बोले तो फोटोन की, दैट इज गिवन बाई एच सी अपॉन लैम्डा। आपने एक तो इक्वेशन ये अराइव कर ली। ठीक है, तो ये आपने E इज इक्वल्स टू एच न्यू इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। अब आपको पता है अब फोटोन, अब यहाँ पर E जो है, ठीक है, E की वैल्यू क्या होती है, आपने आइंस्टीन की थ्योरी के हिसाब से जानता होगा कि E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, है ना। तो E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर जो है, तो एम सी स्क्वायर को बराबर रख दो आप एच सी अपॉन लैम्डा के। ठीक है, तो सी से सी कट जाएगा। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है आपका, मास टाइम्स वेलोसिटी। तो ये मास है, ये वेलोसिटी है, दैट मीन्स इट इज गिविंग अस अ क्वांटिटी कॉल्ड मोमेंटम। और मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा आपका, एच अपॉन लैम्डा के बराबर। तो वही इसने यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी, हमने स्टार्टिंग यहाँ से करी थी कि जो एनर्जी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी, फिर वो जो है बराबर है एच न्यू के, जहाँ पर एच आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिसको आप प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हो, जिसकी वैल्यू आपकी होती है 6.62 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। ठीक है, अब आपने यहाँ से न्यू की वैल्यू डाल दी सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि आपको पता है कि लैम्डा और न्यू का जो प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट होता है दैट इज गिवन बाई सी।
ठीक है। तो न्यू की जगह डाल दिया आपने सी अपॉन लैम्डा, एक चीज़ आपकी ये आ गई। फिर आपने क्या करा, ई की जगह एम सी स्क्वायर रख दिया, एम सी स्क्वायर रख दिया, एम सी स्क्वायर बराबर आ गया आपका एच सी अपॉन लैम्डा, सी से सी कट गया आपका, और इसको आपने एम सी की जगह क्या रख दिया, पी, पी इज इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा। और आप चाहो तो लैम्डा की जगह फिर से आप क्या रख दोगे, सी, मतलब जैसे आपने देखा कि लैम्डा टाइम्स न्यू इज इक्वल्स टू सी होता है, तो लैम्डा की जगह आप क्या रख सकते हो, सी अपॉन न्यू। तो लैम्डा की जगह आप सी अपॉन न्यू रखो तो सी, और न्यू ऊपर चला गया तो एच न्यू अपॉन सी, तो ये भी आ जाएगी। तो आपने ये चीज़ पूरे ढंग से डिराइव कर ली है। खैर, अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी होती है किसी फोटोन की, ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या बात करी कि जो लाइट का जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमें लाइट को एज अ पार्टिकल ट्रीट करना है, ठीक है। लाइट इज टू बी ट्रीटेड एज अ व्हाट, पार्टिकल, ठीक है, एंड दैट पार्टिकल इज बीइंग referred to as photon here. So उस फोटोन की जो एनर्जी है दैट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। वो जो एनर्जी है उसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हो। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है आपको पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स होता है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को अगर आप 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करा दोगे, ऑब्वियस सी बात है ना कि चार्ज को, क्यू चार्ज को अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस में रखोगे, ठीक है, तो उस पर वर्क होगा जिसकी वजह से वो एक्सेलरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप उसको एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में डाल दोगे और उससे जो एनर्जी गेन करेगा वो दैट इज बीइंग टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये जूल बन जाएगा, जूल एनर्जी का यूनिट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप किलो लगा दो, मेगा लगा दो, दैट इज कॉमन सेंस। अगर किलो लगा दोगे तो ये 3 प्लस हो जाएगा, और मेगा लगा दोगे तो 6 प्लस हो जाएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है -13 और -16 करके, दैट इज नॉट अ बिग डील। अब आपको पता है हमने क्या सीखा, बेसिकली हम उसको रिवाइज कर लेते हैं कि इन इंटरेक्शन विद मैटर द रेडिएशन बिहेव्स एज पार्टिकल कॉल्ड फोटॉन्स, ठीक है, फोटॉन्स की तरह बिहेव करते हैं। और जो फोटॉन होता है उसका रेस्ट मास जीरो होता है। अगर फोटॉन की कोई वेलोसिटी नहीं है देन इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो फोटॉन होता है उसका रेस्ट पे जो मास हम मानते हैं वो जीरो मानते हैं, ठीक है। फोटॉन जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। फोटॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, फोटॉन डज नॉट कैरी एनी चार्ज एंड एज अ रिजल्ट उस पर कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का इसलिए नहीं होता है क्योंकि उस पर चार्ज नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड का भी इसलिए नहीं होता क्योंकि उस पर चार्ज नहीं है, क्योंकि चार्ज जब मोशन में आता है तो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी दिखाता है, बट सिंस चार्ज ही नहीं है तो मोशन में आके भी क्या उखाड़ देगा, ठीक है। बाकी ई के जो मैंने दो डेरिवेशन आपको दिखाए थे, एच न्यू और एच सी अपॉन लेमडा, और मोमेंटम के एच न्यू और एच न्यू अपॉन सी और एच अपॉन लेमडा, ये तो वही चीज़ है जो अभी बता दी है। All the photons of a particular frequency or wavelength possess the same energy irrespective of the intensity of the radiation। आप मानो कि एक छोटी टॉर्च है, एक बड़ी टॉर्च है, ठीक है, और मैं आपसे बोल दूं कि फोटोन की एनर्जी किस में से ज़्यादा आएगी, ठीक है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ बल्ब सेम है, बल्ब का टाइप सेम है, हर चीज़ सेम है, बस एक छोटी एक में एक बल्ब लगा है, एक में ऐसे करके 4 बल्ब लगा दिए हैं। तो अब मैं आपसे बोलूँ कि कौन सा फोटोन, मतलब क्या डिफरेंस है इसमें, तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पे सिर्फ इंटेंसिटी डिफरेंट है, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा हो गए हैं, मतलब ये जो बड़ी वाली लाइट है इसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा हो गए हैं, बट उसकी जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ना, क्या है, वो जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, ठीक है। सो ऑल द फोटॉन्स ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पोजेस द सेम एनर्जी, और इसकी वजह से क्या है, इनकी एनर्जी सेम है, ठीक है। तो एनर्जी में कोई डिफरेंट नहीं है, फोटॉन की एनर्जी में कोई डिफरेंट नहीं है। ओके, हो सकता है कि इन इतने लाइटों को जलाने के लिए जो एनर्जी आपकी बैटरी सप्लाई कर रही होगी उसमें डिफरेंस हो, लेकिन जो फोटोन होता है, फोटोन एज अ होल, इसकी एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो आप बेसिकली आपको ये समझना है कि इंटेंसिटी में क्या मतलब, इंटेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि एनर्जी भी ज़्यादा है। इंटेंसिटी इज़ लाइक नंबर ज़्यादा हो गए हैं लेकिन मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी है इसलिए उसकी एनर्जी भी उतनी है। मतलब आप एक आदमी ले लो जिसकी कुछ ताकत है और वैसे ही 4 आदमी ले लो सेम जिनकी कुछ ताकत है, तो अगर हम एक आदमी को एक आदमी से कंपेयर करेंगे ना तो वो दोनों सेम होंगे। हाँ, बस ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ आदमी थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, तो वही केस मैं आपको समझा रहा हूँ। द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इम्प्लाई एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फोटॉन्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। ड्यूरिंग कोलिजन बिटवीन द फोटोन एंड अ पार्टिकल द टोटल एनर्जी एंड द टोटल मोमेंटम आर कंजर्व, ठीक है। जब भी कोलिजन होता है किसी भी फोटोन का किसी भी पार्टिकल के साथ, एक चीज़ आपको याद रखनी है कि
क्या कंजर्व रहता है आपका, टोटल एनर्जी आपकी कंजर्व रहेगी और टोटल आपका मोमेंटम आपका कंजर्व रहेगा। ये चीज़ आपकी कई सारे न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगी, जो भी मैं आपको थोड़े टाइम बाद करके बताऊंगा, और ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि what do you actually mean by wave nature of light, how do we introduce photon, and what is meant by Planck's constant, and how do you express energy and momentum in terms of the speed of light, the lambda, the nu, the h। ठीक है, इन सब के बीच में क्या रिलेशन है वो चीज़ आपको ढंग से समझ में आ गई होगी, और इस चीज़ को अच्छे से आप रिवाइज करके ढंग से समझ लीजिएगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।